रिकॉर्डिंग का मैसेज है और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ओवरहेड का कितना क्वेश्चन हुआ वो एक बार देख लो। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में इलास्ट्रेशन 1 कर दिया था, ठीक है। इलास्ट्रेशन 1 किया, 2 किया, 3 किया और ये 4th भी किया ट्रायल एंड एरर मेथड से। और 5th वाला भी किया था, जहां पर हम लोग को 5th वाला भी किया था। इलास्ट्रेशन 5, हाँ इलास्ट्रेशन 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, इसके बाद तो ये जो है ये हम लोग का मशीन आवर्स रेट पे है, ठीक है, वो हम लोग करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। देख लेते हैं कि इसके अलावा कोई क्वेश्चन है क्या जो कि हम लोग का। ये तो ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन पे हो गया, ये शायद लास्ट क्वेश्चन। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शोइंग द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू सेल ऑफ ईच प्रोडक्ट, ये हम लोग कर सकते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम लोगों ने 1, 2 और ये 3 कर दिया था। 1, 2, 3 कर दिया था। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में 4 और वो जो क्वेश्चन है वो हम लोग करके देख सकते हैं। उसके बाद जो है एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 कर लेते। क्वेश्चन, तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि जेमिनी एंटरप्राइजेस अंडरटेक्स 3 different jobs A, B, and C. All of them require the use of special machine and also the use of a computer. तो बोल रहा है कि जेमिनी एंटरप्राइज जो है वो 3 डिफरेंट जॉब लिया है उन्होंने, ए, बी और सी, 3 अलग अलग, मतलब कस्टमर के ऑर्डर पे 3 काम है। जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी। ऑल ऑफ देम रिक्वायर द यूज ऑफ स्पेशल मशीन। और ये तीनों जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमें स्पेशल मशीन चाहिए एंड ऑल्सो द यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का भी यूज करना है। द कंप्यूटर इज हायर्ड, कंप्यूटर को हायर करके लिया एंड द हायर चार्जेस वर्क आउट टू 4,20,000 पर एनम। और हायर चार्जेस जो है वो है 4,20,000 पर एनम। द एक्सपेंसेस रिगार्डिंग द मशीन आर एस्टिमेटेड एज फॉलोज। और मशीन का एक्सपेंसेस में रेंज फॉर ए क्वार्टर, depreciation per annum, indirect charges per annum during the first month of operation. The following details were taken from the job register. तो बोल रहा है नंबर ऑफ आवर्स द मशीन वाज यूज्ड विदाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर, विद द यूज ऑफ कंप्यूटर। तो बोल रहा है जितना घंटा मशीन चलता है कंप्यूटर को यूज किए बिना जॉब ए बी में, जॉब सी में नहीं चलता है। और विद द यूज ऑफ कंप्यूटर जॉब ए बी सी तीनों में होता है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मशीन आवर रेट फॉर द फर्म एज ए होल फॉर द मंथ व्हेन द कंप्यूटर वाज यूज्ड एंड व्हेन द कंप्यूटर वाज नॉट यूज्ड फॉर द इंडिविजुअल जॉब ए बी सी। तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करके देना है, मशीन आवर रेट। तो मशीन आवर रेट का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल मशीन को ऑपरेट करने का खर्चा डिवाइडेड बाय वो खर्चा जितने घंटे में लग रहा है, ठीक है। मशीन आवर रेट कैसे निकालते हैं, तो पहले तो वो दिमाग में आना चाहिए कि मशीन आवर रेट का मतलब क्या होता है। मतलब 1 घंटा चलने से कितना रुपए खर्चा होता है, ठीक है, मशीन के रेस्पेक्ट में। तो टोटल मशीन का खर्चा, टोटल मशीन का जो ओवरहेड का मतलब टोटल जो खर्चा आएगा मशीन को ऑपरेट करने का डिवाइडेड बाय टोटल इफेक्टिव आवर्स, ठीक है। तो ये डिवाइड करने से पता चलेगा। और उसमें भी हमें एक चीज बता रखा है यहाँ पर कि you are required to compute the machine hour rate for the firm as a whole for the month, पूरे मंथ का, when the computer was used and when the computer was not used। तो कंप्यूटर यूज होने से कितना, कंप्यूटर यूज होने से कितना नहीं। और इंडिविजुअली जॉब ए बी सी का भी हमें निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिया है फर्स्ट मंथ ऑफ ऑपरेशन, तो ये पूरा मंथली डेटा है। फर्स्ट मंथ ऑफ जब ऑपरेशन है तो ये जॉब रजिस्टर से ये पता चला है कि विथ नंबर ऑफ आवर्स मशीन यूज, तो हमें चाहिए टोटल आवर्स, कितना आवर्स मशीन यूज हुआ है। तो विद द यूज ऑफ कंप्यूटर 600 एंड 900, विद द यूज ऑफ विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर 600 900, विद द यूज ऑफ कंप्यूटर दिस। तो इससे हमें टोटल आवर्स पता चल जाएगा। तो पहले ये ऐड करके लिखते थे नंबर ऑफ आवर्स, number of hours the machine used
per month with computer. $600 plus $900. 1500 hours. और सेम तरीके से लिखेंगे नंबर ऑफ आवर्स द मशीन यूज पर मंथ. ये पहला वाला विदाउट, हम बार बार गलत लिख रहे विदाउट. और विथ कंप्यूटर. तो विथ कंप्यूटर हो जाएगा 400, 600 और 1. टू 2000 आवर्स. तो टोटल मशीन आवर्स यूज्ड, टोटल आवर्स मशीन यूज्ड ऐसे लिख देते हैं 3500 आवर्स. अब खर्चा कितना है वो निकालना. तो यहाँ पर लिखते हैं कितना खर्चा है. पर्टिकुलर्स. टोटल पर मंथ मशीन विदाउट कंप्यूटर मशीन विथ कंप्यूटर. $1500. अभी अभी कैलकुलेट किया है. तो क्या क्या खर्चा है. रेंट, डिप्रिशिएशन, इनडायरेक्ट चार्जेस. तो सबसे पहले रेंट. तो सब खर्चा पर मंथ निकालना पड़ेगा. रेंट पर मंथ. ठीक है. तो फिर 17,500 है एक क्वार्टर का. ठीक है. तो एक महीने का कितना होगा. 17,500 एक क्वार्टर. एक क्वार्टर में कितना मंथ होता है. 3 मंथ्स. तो फिर पर क्वार्टर का कितना हो जाएगा. डिवाइडेड बाई 3 करने से पता चलेगा क्या. कितना हो रहा है. डिप्रिशिएशन 2 लाख पर एनम है. तो पर मंथ कितना हो जाएगा. 2 लाख बाई 12. 16,666.66. 0.6. इनडायरेक्ट चार्जेस पर एनम. Dad, six, Dad. Right. तू भी जा, तू भी जा. 1,50,000 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो जाएगा.
12,500। अच्छा, तो हम लोगों ने खर्चा पर मंथ कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब विदाउट कंप्यूटर, अच्छा इसका टोटल लगा लेते हैं, टोटल कितना होगा। थर्टी फाइव 35,000। अब ये 35,000 का खर्चा हमें डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेगा। ये देखो टोटल खर्चा जो आया, ये हम लोग का पूरा ऑपरेट करने का खर्चा था। यहाँ पर द एक्सपेंसेस रिगार्डिंग द मशीन, तो मशीन को यूज करने का खर्चा इतना है। अब ये जो खर्चा हुआ है, इसमें मशीन दो तरीके से यूज हुआ है, कंप्यूटर के साथ और कंप्यूटर के बिना। तो ये इतना खर्चा हुआ है, इसका मतलब 1500 और 2000 आवर्स यूज हुआ है। तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि हमें इस खर्चे को डिवाइड करना है, विद कंप्यूटर विदाउट कंप्यूटर। तो फिर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने से हो जाएगा। तो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने से कैसे होगा, 1500 और 2000 का रेशियो हो जाएगा 3:4। तो 3:4 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो मशीन विदाउट कंप्यूटर का खर्चा हो जाएगा 35,000 इंटू, यहाँ पर पूरा पूरा ही लिख देते 1500, और ये हो जाएगा 3,500। मतलब एक ही बात है, रेशियो करने से भी जो आएगा, ये करने से भी उतना ही आएगा। कितना आ रहा है। 15,000 कितना आ रहा है, 15,000। और इधर का फिर आ जाएगा 20,000, माइनस करने से ही पता चला। ठीक है, तो विथ मशीन विदाउट मशीन हमें पता चल गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, फॉर द फर्म एज ए होल फॉर द मंथ, एज ए होल फॉर द मंथ निकल गया 35,000, ठीक है। when the computer was used and when the computer not used, वो भी निकल गया 15,000 और 20,000, ठीक है। अच्छा, अब और एक खर्चा एड ऑन होगा, जहां पर देखो ये हम लोगों ने लिया नहीं है, ये 4,20,000, ये कंप्यूटर का हायर चार्जेस है, तो वो भी ऐड होगा। वो कौन से वाले केस में ऐड करना पड़ेगा, कंप्यूटर का हायर चार्जेस था इतना पर एनम, तो पर मंथ पहले निकाल लेंगे। कंप्यूटर हायर चार्जेस पर मंथ 4,20,000 डिवाइडेड बाई 12 मंथ, कितना होता है। 35,000। तो टोटल हो जाएगा 70,000। अब ये 35,000 का खर्चा मैंने बाद में क्यों लिखा, क्योंकि ये खर्चा ये दोनों जगह पे तो नहीं आएगा, विद कंप्यूटर विदाउट। तो टोटल खर्चा 70,000, मशीन विदाउट कंप्यूटर 15,000, मशीन विद कंप्यूटर 20,000। तो ये खर्चा और कहाँ ऐड होना चाहिए, पूरा का पूरा। जो 20,000 मतलब मशीन विद कंप्यूटर, तो यहाँ पर लाइन नहीं लगाना है हम लोग को, यहाँ पर लिख देंगे 35। तो ये टोटल हो जाएगा 55,000। और इसमें तो ये खर्चा आएगा नहीं, तो इसका टोटल 15,000 ही रह जाए। अब पर आवर खर्चा निकालना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ आवर्स यूज्ड। तो इसका आवर्स यूज्ड हो रहा है 1,500 आवर्स, और इसका आवर्स यूज्ड हो रहा है 2,000। रेट पर आवर हो जाएगा 15,000 रुपीज का खर्चा है 15 आवर्स यूज होने, और 55,000 का खर्चा है 22,000 आवर्स यूज होने से। तो पर आवर कितना हो जाएगा, तो इसका तो एट द रेट ऑफ 10 होगा, इसका कितना हो जाएगा।
27.5. 27.5। फिर यहाँ पर बोल रहा है फॉर द इंडिविजुअल जॉब एबीसी। अब हर एक जॉब का हमें मशीन आवर रेट निकालना है। विदाउट कंप्यूटर, विथ कंप्यूटर, रेट पर आवर। इसमें है एट द रेट ऑफ 10 और इसमें है एट द रेट ऑफ 27.5। ठीक है। आवर्स और रुपीज। तो ए जॉब कितना घंटा ए जॉब में काम होता है? 600 आवर्स। विथ विदाउट कंप्यूटर, विथ कंप्यूटर 400। तो 600 और 400। तो यहाँ पर एट द रेट ऑफ 10 करके हो जाएगा 6000 और यहाँ पर एट द रेट ऑफ 27.5 करने से कितना है? $11,000. 11,000। इसका मतलब 1000 आवर्स 17,000 का खर्चा। तो मशीन आवर रेट फॉर जॉब ए कितना हो जाएगा? 17,000 का खर्चा होगा 1000 आवर्स मशीन चलने पे। तो फिर एट द रेट ऑफ 17 करके करा। फिर बी, आवर रुपीज 400 और 600। ये बी का 900 और 600। 900 और 600। तो 900 एट द रेट ऑफ 10 करके 9000। 600 एट द रेट ऑफ 27.5। 16,500। 1500 आवर्स 25,500। 25,500 divided by 15। एट द रेट ऑफ ये भी 17 ही है। अब सी का आवर्स विदाउट कंप्यूटर तो ये होता नहीं इस जॉब में। जो भी होता है कंप्यूटराइज्ड है। तो 1000। 1000 इंटू 27.5, 27,500। 27.5 बराबर ये हो गया। ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर हम लोग का आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी मशीन आवर का है। 6 ये जो है ये भी मशीन आवर है। 7 में भी अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन है। 8 में भी अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन है। 9 में ओवर इट एब्जॉर्प्शन है। 10 मशीन अंडर एब्जॉर्प्शन।
ठीक है, तो ये सब तो अभी कर नहीं पाएंगे, इसमें सभी में मशीन आवर निकालने हैं। ये क्वेश्चन कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोला है? देखो क्या बोलते हैं, a company which sells four products, some of these are unprofitable, मतलब इसमें से कुछ जो है प्रॉफिट नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर कंपनी proposes to discontinue to sell one of these product, कंपनी सोच रही है कि जो प्रोडक्ट में प्रॉफिट नहीं हो रहा है वो प्रोडक्ट को ये लोग बंद कर देंगे बनाना। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग इनकम कॉस्ट एंड एक्टिविटी फॉर द ईयर एंडेड, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है। सेल्स का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, चारों प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, मतलब जो भी गुड्स बिकता है उसका कॉस्ट दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्टोरेज दिया हुआ है, कितने जगह पे ये स्टोर होता है ये जो प्रोडक्ट्स है, नंबर ऑफ पार्सल सेंट दिया हुआ है, नंबर ऑफ इनवॉइसेस सेंट दिया हुआ है, तो कौन से प्रोडक्ट का कितना पार्सल जाता है, कौन से प्रोडक्ट का कितना सारा इनवॉइस जाता है, ठीक है। इनवॉइस रेज हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट में रेंट इंश्योरेंस दिया है, एरिया ऑफ स्टोरेज के ऊपर डिवाइड करना है, एलोकेशन कैसे करना है बता दिया है, डिप्रिशिएशन, सेल्समैन सैलरी एंड एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस एंड सैलरीज, तो ये जो भी चार खर्चा दिख रहा है फिक्स्ड कॉस्ट बोल के, ये सब कैसे एलोकेट करना है उसका बेसिस भी हमें साथ साथ दे दिया है। वेरिएबल कॉस्ट, पैकिंग, वेजेस एंड मटेरियल टू पर पर्सन, तो ये भी दे दिया है कि कैसे करके डिस्ट्रीब्यूट करना है। कमीशन सेल के ऊपर 4%, स्टेशनरी 1 पर इनवॉइस, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शोइंग द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू सेल्स फॉर ईच प्रोडक्ट, तो हम लोग को बोला है कि कॉस्टिंग पीएल बनाने के लिए स्टेटमेंट फॉर्मेट में और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस दिखाने के लिए सेल के ऊपर हर एक प्रोडक्ट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस ऑन वेरियस प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ईयर एंड, 31 मार्च। ईयर कुछ नहीं दिया, 31 मार्च, ईयर कुछ नहीं, पर्टिकुलर टोटल प्रोडक्ट ए बी सी डी सेल्स, क्योंकि हमें कॉस्टिंग पीएल बनाने के लिए बोला है तो हम लोग सेल्स उसमें से सारे खर्चे लेस करेंगे तो प्रॉफिट पता चल जाएगा, तो पहले सेल्स लेस एक्सपेंसेस कॉस्ट, और सेल्स में है 30, 50, 25, 45, 30, 50, 25, 45, टोटल कितना हो रहा है 30 और 50, 80, और इधर 20 हो गया 1 करोड़, और इधर हो गया 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख।
1,50,00,000। अच्छा, अब इसमें एक एक करके कॉस्ट लेस करेंगे, तो पहले वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देते हैं। वेरिएबल कॉस्ट में है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीयू, जीएस। दिया हुआ है, बस देख देख के लिखना है। 20, 45, 21, 22, 5। टोटल कितना हो जाएगा? 65, 65 और इधर हो गया 21, 86, 86 और ये 108, मतलब 1,08,50,000। इसके बाद वेरिएबल खर्चे में क्या जाएगा? ये सब तो बेसिस बोल रखा है, कितना सारा नंबर ऑफ पार्सल जाता है इनवॉइस, ये फिक्स्ड। अब वेरिएबल में आ रहा है पैकिंग वेजेस, पैकिंग वेजेस एंड मेटेरियल। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने बोला है? 2 रुपीज टू पर पर्सन, तो पर्सन कितने सर? 1 लाख, 1 लाख इंटू 2 लाख। अपन लिखते तो ऐड करें तो पर पार्सल 2 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख। और 175/3, सॉरी इंटू 3,50,000। टोटल हो जाएगा 3 + 2 5 लाख, 5 लाख और 50, 50, 6 लाख, 6 और 173, 10 लाख। कमीशन 4% ऑफ सेल। थर्टी लाख पे 4%, 1,20,000। 2 लाख, 1 लाख और 45 लाख पे 4%, 1 लाख। टोटल कितना हो जाएगा? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। स्टेशनरी 1 पर इनवॉइस।
80,000, 1,40,000, 60, 1,40,000. ये हो जाएगा। इसको अगर टोटल कर लेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। इसको ए नाम दे देते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसको बी नाम दे देते हैं। तो 20, ये 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 20, 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख और 1 लाख। 5 लाख में से ये हो गया 50 लाख, 51,40,000। So 21 लाख, 1 लाख और 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख और इधर हो गया 2 लाख, मतलब 23 लाख, 23 लाख और 24 लाख, 10,000। 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख और 3, 3, 6, 7 लाख, 7, 8, 9, 29। बीस, 1 करोड़, 1 लाख। जब हम लोग चाहे तो कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ते हैं। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर सेल से वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ लेस किया जाए तो उसे प्रॉफिट नहीं बोला जाता है, उसे कंट्रीब्यूशन बोला जाता है। तो कंट्रीब्यूशन 1 करोड़ 50 लाख, पहले ये निकाल लेते 30 माइनस 24, 6 लाख। ये हो जाएगा नेगेटिव में 1 लाख तक। ये हो जाएगा 90। और ये वाला हो गया 16 लाख। और ये कितना आएगा 1 करोड़ 50 माइनस 1 करोड़ 28 लाख। $21,50,000। अब इसमें से हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट लेस करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट में देखते हैं क्या क्या, रेंट एंड इंश्योरेंस। टोटल 3 लाख। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, एरिया ऑफ स्टोरेज। तो ये कुछ रेशियो हो जाएगा, 4, 4 जीरो हट जाएगा तो 5:4:8:3। 4, 3, 7, 7 और 7, 14, 15, 20। 3 लाख डिवाइडेड बाई 20, 75,000। 60,000। 1,20,000। 45,000। रेंट एंड इंश्योरेंस। फिर उसके बाद है डेप्रिशिएशन, नंबर ऑफ पार्सल्स एंड टोटल बढ़ेगा। नंबर ऑफ पार्सल, इसमें 3, 3 जीरो हट जाने पे कितना कितना बच रहा है, 100, 150, 75 और 170। इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 5 से करें। 4:6:3:7।
20. 1 lakh divided by 20. 20,000. 30,000. 15,000. 35,000. फिर है सेल्समैन सैलरी एंड एक्सपेंसेस 6 लाख. सेल्स वॉल्यूम क्यों, तो सेल्स वॉल्यूम का रेशियो ये हो जाएगा तो 30, 50, 25, 45. तो 5 से कैंसिल आउट करने से 6, 10, 5, 9. 6:10:5:9. 19 plus 11. 30. 6 lakh. 1 lakh. फिर 2 lakh. क्योंकि ये आ रहा है मतलब 20,000. 20,000 into 6, 20,000 into 10, 20,000 into 5, 1 lakh. 20,000 into 9, 1 lakh. Salesman salary and expenses. Administrative wages and salaries. Administrative wages and salaries. 5 lakh. Number of invoices. तो इसमें भी अगर 4-4 जीरो हट जाए तो मतलब का कितना बच रहा है? 3-3 जीरो. 80, 140, 60, 120. Four is to 7 is to 3 is to 6. कल है 5. 7 और 3 10 20. 5 lakh divided by 25,000. 25,000 into 7. 1,70,000. 25,000 into 3, 70. 25 into 6. 1,20,000. Total fixed cost. C. कंट्रीब्यूशन 75. ये देख लेते 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 15 लाख.
1 लाख 2 लाख 2 लाख 40 और इधर हो गया 75, मतलब 60 अगर होता तो 2 लाख 3 लाख हो जाता, तो 3,15,000। 60 30 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख, 3 लाख 3 लाख और इधर हो गया 90, मतलब 10 ले लेते, 4 लाख 4,65,000। 1 लाख 1 लाख 2 लाख 2 लाख 3 lakh 10. 3,10,000। 4 lakh 10. ये वाला 4 lakh 10. 4,10,000। प्रॉफिट और लॉस, तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करने से पता चला। कंट्रीब्यूशन को, अच्छा कंट्रीब्यूशन को सी नाम दे देते हैं, तो फिर इसको नाम देना चाहिए डी। ये वाला हो जाएगा सी माइनस, ये ई नाम दे, तो 21,50,000 माइनस 15 लाख, 6,50,000। 6 लाख माइनस 3,50,000, तो 6 लाख माइनस 3 लाख 3 लाख होता है, और 15 कम करने से 2,85,000। तो इधर है नेगेटिव 1,40,000 और 4,65,000, तो कितना आ जाएगा, माइनस करना है तो ऐड होगा, ठीक है। ऐड मतलब लेस नहीं करते मैंने, 1,40,000 6 lakh 5,000. 6,05,000 नेगेटिव, 90,000 माइनस 3,10,000, ये भी लॉस में आ जाए। 22. 2 lakh 20. 16 लाख माइनस 4,10,000, 11 lakh 92. 11,90,000। तो जो दो प्रोडक्ट नेगेटिव मतलब लॉस में जा रहा है, वही तो प्रोडक्ट हमें बंद कर देना चाहिए बनाने, पूछा था ना। बाकी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ा ऑन सेल्स, तो सेल्स के ऊपर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो पहले के टोटल सेल है 1,50,00,000 6,000, सॉरी 6,50,000, 1,50,00,000 इंटू 100, ये वाला, अच्छा ये हो जाएगा 2,85,000 इंटू 100, ये हो जाएगा 6,05,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2,20,000 इंटू 100, और ये हो जाएगा 11,90,000। 30,00,000 50,00,000 25,00,000। 45। 4.33। 285 divided by 3,000, 9.5%। 605 divided by 12.1 नेगेटिव 4 जीरो। 0.8.
कितना है? 8.8. 8.8 नेगेटिव 26.4. 26.4। तो जो पूछा था वो हम लोग का कैलकुलेशन। अब इसके बाद हमें फिर से नया पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एब्सॉर्प्शन और रिकवरी रेट। तो एब्सॉर्प्शन हम लोग का क्या था, देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक, हम लोगों ने पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ओवरहेड जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमारे पास दो डिपार्टमेंट हो सकता है, एक है प्रोडक्शन, एक है सर्विस। अब सर्विस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट मैक्स टू मैक्स ये हो सकता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है जिसमें ओवरहेड का खर्चा हुआ है, सर्विस डिपार्टमेंट भी। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जब हम लोग खर्चे को एलोकेट या अपोर्शन करेंगे, एलोकेट या अपोर्शन कर सकते हैं, सेम तरीके से सर्विस डिपार्टमेंट में भी खर्चे को हम लोग एलोकेट और अपोर्शन कर सकते हैं। तो ये जो एलोकेट और अपोर्शन का कंसेप्ट है, ये जो एलोकेट और एपोर्शन का कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम लोगों ने सीखा, जिसपे क्वेश्चन भी, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो या सर्विस डिपार्टमेंट। अब सर्विस डिपार्टमेंट अपने खर्चे को, अब सर्विस डिपार्टमेंट जो है एलोकेट और एपोर्शन करके उसका जितना खर्चा आया, उस खर्चे को उठा के ट्रांसफर कर देता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ट्रांसफर कर देता है टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मतलब इसका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करके जो आया, वो ये ट्रांसफर कर देता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी हम लोगों ने सीखा, जिसका अलग अलग मेथड होता है, जैसे कि रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, फिर जो है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, रेसिप्रोकल मेथड जिसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन था, ट्रायल एंड एरर था, ठीक है, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड था। तो ये सब मेथड से हम लोगों ने सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो ये तो देखो खर्चा कहाँ जमा हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अब वहां से खर्चे को ट्रांसफर किधर करना है, वहां से खर्चे को ट्रांसफर करना है हम लोग को फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। ये जो खर्चे को फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करना है, मतलब फिनिश गुड्स में अब खर्चे को हमें लागू करना है, ठीक है, कि मेरे फिनिश गुड्स को बनाने में इतना खर्चा हो। पहले तो खर्चा अलग अलग जगह पे था, सबको इकट्ठा किया, इकट्ठा करके वहां ट्रांसफर कर दिया। फिनिश गुड्स जो खर्चे को ले रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एब्सॉर्प्शन। अब ये एब्सॉर्प्शन जो है, ये कितनी तरीके से होगा, कैसे कैलकुलेशन होगा, क्या क्या मेथड्स है, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं द प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ ओवरहेड ऑफ ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फ्रॉम इट्स आउटपुट और फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड रिकवरी और एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड।
methods of absorption or recovery of overhead. क्या क्या मेथड होते हैं? पहला आउटपुट बेसिस, सेकेंड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, टाइम कॉस्ट इन परसेंट पेपर आवर, machine hour, तो ये मेथड्स हम लोग को यूज करना है अगर हम लोग एब्सॉर्ब करवाना चाहते हैं अपने टोटल ओवर इट आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट में या फिनिश गुड्स में जो भी है, तो ये मेथड्स फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले आउटपुट बेसिस, आउटपुट बेसिस में क्या होता है? ठीक है, ये पहला बात है कि ये कैसे काम करता है, तो इसमें फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, ओवरहेड रेट पर यूनिट इक्वल टू पर यूनिट जो कि आउटपुट बेसिस पे बजटेड और एस्टिमेटेड ओवरहेड, बजटेड और एस्टिमेटेड ओवरहेड divided by budgeted number of units to be produced, budgeted number of units to be produced. इसका यूज कहाँ करना चाहिए, ये मेथड हमें कब यूज करना चाहिए? इफ द कंपनी इज प्रोड्यूसिंग सिंगल और आइडेंटिकल प्रोडक्ट, तब हमें ये वाला मेथड यूज करना चाहिए। अब ये कैसे करके ये वाला मेथड काम करेगा, देखो जैसे कि हम एग्जाम्पल समझते, जैसे P1, P2 और P3 तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। टोटल ओवरहेड है मान लो 10,000, 20,000, 20,000, नंबर ऑफ यूनिट्स
टू बी प्रोड्यूस्ड 1000 ओवरहेड रेट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? अभी यहाँ पर लिखा है बजटेड और एस्टिमेटेड ओवरहेड, जो कि यहाँ दिया हुआ है टोटल ओवरहेड जो आया। ठीक है, तो ये बजटेड ही होता है, ये एस्टिमेटेड होता है। ठीक है, क्योंकि ओवरहेड का खर्चा एस्टिमेट करके ही निकाला जाता है। तो अगर बजट बेसिस पे कर रहे हो तो बजटेड, और अगर एस्टिमेट करके मतलब वही एक ही बात होती है ना, बजट करो या एस्टिमेट करो। तो एस्टिमेटेड वे में जो निकला तो डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ जितना यूनिट प्रोड्यूस्ड हो रहा है। तो 10,000 बाई 1,000, 20,000 by 1,000, 20,000 by 1, at the rate of 10, at the rate of 20, at the rate of 30। ये सभी हो गया पर यूनिट। ठीक है, अच्छा अब मान लेते हैं कि डिपार्टमेंट P1 में एक प्रोडक्ट बनता है जो है X। कितना यूनिट बना है? 1 यूनिट बना है। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट में हम लोग इस ओवरहेड के खर्चे को कैसे एब्सॉर्ब करवाएंगे? तो पहले तो डायरेक्ट खर्चा होगा, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल लगा है मान लो इसमें 100 रुपए का, डायरेक्ट लेबर लगा है मान लो इसमें 50 रुपए का, डायरेक्ट एक्सपेंस लगा है मान लो और 10 रुपए का। तो ये हो गया 160, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब हमें ओवरहेड लगाना है। तो ओवरहेड कितना है? एट द रेट ऑफ 10 पर यूनिट करके, तो यहाँ पर 10 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 107। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करेगा। अब यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है कि अगर हम लोग सिंगल प्रोडक्ट की आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये मेथड हमारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि देखो अगर हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट, क्योंकि सबका रेट देखो अलग अलग है, क्योंकि अपने अपने डिपार्टमेंट के आउटपुट के बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, तो सबका रेट अलग अलग है। तो अगर हम लोग अलग अलग मतलब से एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं एक्स, जो कि P1 से भी जाता है, P2 P3 तीनों डिपार्टमेंट से होके जाता है, तो P1 के लिए 10 लगाएंगे, P2 के लिए 20 लगाएंगे, P3 के लिए 30 लगा देंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग एक्स प्रोडक्ट बना रहे हैं सिर्फ, तो हमारे लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि देखो एक्स प्रोडक्ट में 10 लगेगा, 20 लगेगा, 30 लगेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट से जब वो पास ऑन होगा। और अगर हम लोग आइडेंटिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब एक्स जैसा ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो एक्स को बनाने में अगर 10, 20 और 30 लगता है, तो उसको बनाने में उतना ही लगेगा। तो फिर हमें ये वाला मेथड यूज करना चाहिए अगर हम कंपनी आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनाती है तो। ठीक है, तो फिर उसके बाद सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर में कौन सा? डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट। तो इसमें ओवरहेड रिकवरी रेट इक्वल टू बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय budgeted material cost into one usage। ये मेथड हमें तब लगाना चाहिए जब मटेरियल कॉस्ट का खर्चा ही मेन होता है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एलिमेंट इज वेरी हाई और मैक्सिमम फैक्टर रिलेटेड विथ, मतलब अगर मटेरियल का कॉस्ट ही मैक्सिमम है
किसी प्रोडक्ट को बनाने में, तो फिर एब्जॉर्ब करवाने के लिए हमें ओवरहेड के खर्चे को डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड यूज करना चाहिए। अब देखो ये मेथड कैसे काम करता है। मान लेते हैं दो डिपार्टमेंट है, P1 और टोटल ओवरहेड 10,000 20,000। ओवरहेड रिकवरी रेट कितना हो जाएगा, ओवरहेड का खर्चा डिवाइडेड बाय मटेरियल का कॉस्ट इनटू 1। 50%, ये भी 50% है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ओवरहेड कॉस्ट इज 50% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। इस चीज को हम लोग ऐसे रीड कर सकते हैं कि ओवरहेड कॉस्ट इज 50% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। तो ऐसा हम लोग जब कॉस्ट शीट सीखते हैं तो वहां पर काफी बार ऐसा होता है कि हमें ओवरहेड के खर्चे को मटेरियल का परसेंटेज, लेबर का परसेंटेज के ऊपर दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है, इसका मतलब ओवरहेड रिकवरी करवाया जा रहा है मटेरियल के परसेंटेज के ऊपर। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि इस प्रोडक्ट को बनाने में मैक्सिमम खर्चा मटेरियल का लगा हुआ है, इस वजह से इस तरीके से हमें दिया जाता है। कॉस्ट शीट कभी देखेंगे तो वहां पर इस तरीके का काफी पॉइंट हमें मिल जाता है। अच्छा, अब इसको प्रोडक्ट एक्स में कैसे करके अप्लाई करें। मान लो प्रोडक्ट एक्स बन रहा है जिसमें डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा है 100, डायरेक्ट लेबर 50, ओवरहेड बोला है कि मटेरियल का 50%, तो मटेरियल इसका 50%, यानी तो टोटल हो जाएगा इस तरीके से। अच्छा, फिर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर। तो इसमें ओवरहेड रिकवरी रेट कितना है। एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनटू 1। अच्छा, इसका यूज हम लोग कब करते हैं। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। ज्यादा अगर लेबर ओरिएंटेड काम होता है तो। अच्छा, अब ये कैसे करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं।
P1, P2. Total overhead 10,023. Direct labor cost 20 और 40,000. Overhead recovery 50%. 50% मैंने वही मेटेरियल वाला ही डेटा. अभी ये काम कैसे कर, इसका मतलब हो गया कि ओवरहेड कॉस्ट इज 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं. जैसे एक प्रोडक्ट एक्स जिसमें डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा लगा है 100, डायरेक्ट लेबर का खर्चा लगा है 50, तो ओवरहेड का खर्चा हम लोग कितना दिख रहा है? 50 का 50%, यानी 20. तो 170. इसके बाद फोर्थ नंबर में प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट मेथड परसेंटेज. इसमें फॉर्मूला होता है ओवरहेड रिकवरी रेट इक्वल टू budgeted or estimated total overhead divided by prime cost into 1 usage. तब हमें ये वाला मेथड को अप्लाई करना चाहिए जब मटेरियल और लेबर दोनों का खर्चा इक्वल हो, तब करना चाहिए. When material and labor are equally important. Total overhead 10,000, 20,000. Prime cost suppose 20 or 40. तो ओवरहेड रिकवरी हो जाएगा 10 by 20 into 1, यानी कि 50%. 20 by 40 into 1, it's 50%. तो इसका मतलब हो गया ओवरहेड रिकवरी रेट इज ओवरहेड रिकवरी rate is 50% of time cost. इसका मतलब अब एक प्रोडक्ट है, मान लो प्रोडक्ट एक्स डायरेक्ट मटेरियल 1 डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट आ गया. डायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकता है, मैंने वो नहीं किया. अब ओवरहेड कितना हो जाता है प्राइम कॉस्ट का हो जाता है. इस तरीके से यूज करते हैं.
अच्छा, इसके बाद फोर्थ नंबर पे है आउटपुट कर लिया, मेटेरियल लेबर प्राइम कॉस्ट लेबर आवर रेट। लेबर आवर रेट, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ओवरहेड रिकवरी रेट इक्वल टू बजट ओवरहेड डिवाइडेड बाय budgeted overhead divided by budgeted direct labor hours। यूसेज कब यूज होता है? वर्क डिपेंड्स ऑन लेबर टाइम। इसमें मान लो P1 P2 टोटल ओवरहेड 10,000 20,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स 1,000 2,000 overhead recovery rate at the rate of 10,000 divided by 1 at the rate of 10, 20,000 divided by 2,000 at the rate of। कोई ओवरहेड रिकवरी रेट रहता है, अगर मान लो कोई प्रोडक्ट एक सौ, जिसका डायरेक्ट मटेरियल है खर्चा 100, डायरेक्ट लेबर है 50, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 40, तो ये हो गया 190 प्राइम कॉस्ट और ऐड कर देंगे ओवरहेड। अब इसके लिए हमें लेबर आवर चाहिए, तो मान लो ये दिया जा रहा है फॉर 5 आवर्स एग्जाम्पल के तौर पे, कि ये 50 रुपए पे किया जा रहा है 5 घंटे का, पर आवर 10 रुपीज करके, तो ओवरहेड कितना हो जाएगा? हो रहा है कि डायरेक्ट लेबर आवर्स जो है उसकी बेसिस में, मतलब एट द रेट ऑफ 10, तो ये 10 क्या निकला है? ओवरहेड पर आवर। तो फिर 5 घंटा अगर काम हो रहा है तो फिर 5 आवर्स इंटू 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 50, ठीक है। या फिर ओवरहेड का आवर्स दिया हुआ रहेगा, तो ओवरहेड का काम करने में मान लो लग रहा है यहाँ भी 5 घंटा, तो 5 इंटू 10 हो जाएगा। और अगर कुछ और आवर्स दिया तो वो लेना पड़ेगा, तो 190 प्लस 50 ये हो जाएगा 240, इस तरीके से। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको हमें अलग से पढ़ना पड़ता है, दैट इज मशीन आवर। मशीन, इस पे अलग क्वेश्चन मिलते हैं, मशीन आवर। इसका फॉर्मूला ओवरहेड रिकवरी रेट इक्वल टू बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स। इसको हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव मशीन आवर्स।
इफेक्टिव मशीन आवर का मतलब टोटल मशीन आवर, टोटल मशीन जितना घंटा चल रहा है। लेकिन मशीन जितना घंटा चल रहा है पूरे में प्रोडक्शन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मशीन को सेटअप करने के लिए भी हमें चलाना पड़ सकता है। तो ये नॉर्मल आइडल टाइम ऑफ मशीन ये हमें लेस करते हैं, नॉर्मल आइडल टाइम जैसे लेबर वाले में सीखा था। और नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब जैसे सेटअप टाइम, रूटीन सर्विस, आके मशीन को चेक करना चला के एक बार, लेकिन उसमें हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर रहे, ठीक है। और एक बार मशीन चेक करें उसके बाद स्टार्ट करेंगे, तो यह सेटअप करने के लिए मशीन को चालू कर दिया, लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के जो टाइम है उसे हमें हटा देना है। इससे हमें क्या मिलेगा कि मशीन कितना समय एक्चुअली प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। मतलब इफेक्टिव मशीन आवर्स का मतलब द आवर्स, द आवर्स मशीन वर्क फॉर, वर्क फॉर प्रोडक्शन। अब यूसेज, यूसेज क्या होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल या फिर मशीन इंटेंसिव वर्क, अब ये इसमें कैसे करके कैलकुलेशन वगैरह होता है वो देखते हैं। से मान लो कि फैक्ट्री है जिसमें दो डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन का, P1 और P2। तो टोटल ओवर 10,000, 20,000 इफेक्टिव मशीन आवर 2,000, 5,000। तो मशीन आवर रेट कितना आ जाएगा? तो मशीन आवर रेट आएगा, अच्छा मशीन आवर रेट यहाँ पर आ जाएगा, हाँ 10,000 डिवाइडेड बाई 2,000 और 20,000 डिवाइडेड बाई 5 एट द रेट 5 एट द रेट 4। अब ये तो हम लोगों ने निकाल लिया। अगर P1 के अंदर एक मशीन है और P2 के अंदर एक मशीन है, क्योंकि ये एक मशीन का मशीन आवर रेट निकला। लेकिन जब ऐसा होगा कि ये P1 जो डिपार्टमेंट है इसके अंदर मान लो दो मशीन है फॉर एग्जाम्पल, और इसके अंदर मान लो तीन मशीन, M3, M4, M5, ठीक है। तो M1 का मशीन आवर रेट, M2 का, M3 का, M4 का, ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब मशीन आवर रेट इक्वल हो जाएगा टोटल ओवरहेड ऑफ पर्टिकुलर मशीन।
तो जिस मशीन का हम लोग मशीन आवर रेट निकालना चाह रहे हैं उस मशीन का, जैसे ये वाला मशीन का, तो इसका, इसको ऑपरेट करने का टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय ये मशीन कितना घंटा चला। ठीक है, तो मशीन आवर ऑफ द पर्टिकुलर मशीन। तो इसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना। स्टेप वन, टोटल ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट गिवन। टोटल ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मतलब जिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंडर जो मशीन है उसका कैलकुलेट करने को रहा है, तो उसका नॉर्मली ओवरहेड गिवन होगा, जैसे कि मान लो P1 का या P2 का। फिर स्टेप, टोटल ओवरहेड is further divided into different machine of that, different machine of that that डिपार्टमेंट। तो अगर हमारे पास जैसे कि P1 का टोटल खर्चा दिया हुआ है 10,000, इस 10,000 को मशीन और मशीन 2 के अंदर हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर स्टेप 3, पर्टिकुलर डेट इज गिवन फॉर ए मशीन। सॉरी, पर्टिकुलर डेटा, पर्टिकुलर डेटा, और उस मशीन का फिर पर्टिकुलर डेटा हमें गिवन होगा। मशीन आवर इज गिवन फॉर पर्टिकुलर मशीन। We need to calculate overhead for, we need to calculate overhead for a particular machine। तो देखो क्या होगा जब हमें ये कैलकुलेट करना है, बट जैसे कि M1 का कैलकुलेट करना है, तो मुझे M1 जिस डिपार्टमेंट में बिलोंग कर रहा है उस डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड का खर्चा पता होना चाहिए। फिर उस खर्चे को हम M1 और M2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिफरेंट मशीन में फिर पर्टिकुलर मशीन को ऑपरेट करने का क्या खर्चा और वो मशीन कितना घंटा चलता है वो पता करना पड़ेगा, फिर हम लोग ओवरहेड को कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, अच्छा, फिर अब जो हमें वेरियस मशीन का पर्टिकुलर ओवरहेड दिया हुआ रहेगा उसको फिर हमें फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। वेरियस ओवरहेड गिवन फॉर ए पर्टिकुलर मशीन। पर्टिकुलर मशीन जिसका हमें मशीन ओवरहेड निकालना है उसका हमें जो ओवरहेड दिया हुआ रहेगा उसको हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, एक हो जाएगा डायरेक्ट और एक हो जाएगा इनडायरेक्ट। अब हम लोग तो ओवरहेड पढ़ रहे हैं, फिर वहां डायरेक्ट कैसे आ जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट का मतलब क्या है। यहाँ पर डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट आर स्पेसिफिकली डायरेक्ट
sorry, linked to a particular project or job. तो कोई पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए मान लो कोई मशीन यूज हो रहा है, तो वो उस मशीन के लिए डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग यहाँ पर मतलब ये डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट। और इनडायरेक्ट का मतलब हो जाएगा कि इनडायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट है, इनडायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट ऐसे नहीं, इनडायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट आर जनरल एक्सपेंसेस। ये जनरल एक्सपेंस होगा, मतलब पर्टिकुलर जॉब के लिए नहीं होगा। दैट सपोर्ट एंटायर बिजनेस। ठीक है, जो पूरे बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है ऐसा कॉस्ट। ठीक है, अच्छा फर्दर इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिक्स्ड और स्टैंडिंग। वेरिएबल और मशीन एक्सपेंसेस, वेरिएबल और मशीन एक्सपेंसेस। रेंट कॉमा डेप्रिसिएशन। और इसका एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी और पावर। मतलब इसका ये साइड देखो कंप्लीट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमें एक मशीन का पर्टिकुलर ओवरहेड का खर्चा दिया हुआ है, अब वो ओवरहेड का खर्चा डायरेक्ट ओवरहेड की इनडायरेक्ट वो कैसे पता करेंगे? अगर किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए बोल दिया है कि इस जॉब के परफॉर्म करने के लिए इतना इस मशीन का यूज हो रहा है, या फिक्स्ड एसेट का ये डेप्रिसिएशन या रेंट। अब डेप्रिसिएशन या रेंट फिक्स्ड क्यों है? क्योंकि मशीन चले या ना चले ये खर्चा पे करना है। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये पावर ये सब वेरिएबल क्यों है? क्योंकि मशीन चलेगा तो ही देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं देना पड़ेगा। और ये खर्चे अगर ये जो खर्चे फिक्स्ड और वेरिएबल अगर पर्टिकुलर जॉब के लिए दिया हुआ है तो ये डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट होगा, और अगर पूरे डिपार्टमेंट के लिए दिया हुआ है तो ये इनडायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट होगा। और इसमें भी हम लोग का फिक्स्ड और स्टैंडिंग और वेरिएबल और मशीन एक्सपेंसेस। फिक्स्ड और स्टैंडिंग जैसे रेंट, डिप्रिशिएशन। वेरिएबल में वही एग्जांपल दे पावर, फ्यूल। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मशीन चलने पे लगेगा, ये मशीन चले या ना चले लगेगा। लेकिन अगर ये पूरे डिपार्टमेंट के बेसिस पे दिया हुआ है, पूरे इंटायर बिजनेस के बेसिस पे दिया हुआ है, तो फिर ये इनडायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट होगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर ये नॉर्मली हमें ना कैलकुलेट करना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, और ये जो है ये कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है, कभी कभी ये क्वेश्चन में गिवन भी। चलो उससे क्या फर्क पड़ता है, जब क्वेश्चन आएगा तो हम देख लेंगे, दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो उस तरीके से सोचे। अच्छा, अब टोटल ओवरहेड के बेसिस पे डायरेक्ट, सिंपल और कॉम्प्रिहेंसिव, ये तीन मेथड से हमें मशीन आवर रेट निकालने बोल सकता है। क्वेश्चन हमें बोल सकता है निकालो डायरेक्ट मशीन आवर रेट, तो हम लोग कब निकालेंगे डायरेक्ट मशीन आवर रेट? तो अगर हमें दिया हुआ है डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट यानी डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट, मतलब ये बात। ठीक है, डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट रिलेटेड टू मशीन, रिलेटेड टू मशीन
ब्रैकेट में फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, तो इग्नोर इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब इनडायरेक्ट ओवरहेड, कैलकुलेट करना पड़ेगा डायरेक्ट मशीन आवर रेट। और अगर हमें डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट और उसमें फिक्स्ड वेरिएबल, फिक्स्ड वेरिएबल, ये सब दिया हुआ है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है सप्लीमेंट मशीन आवर, सॉरी सिंपल मशीन आवर, सिंपल मशीन आवर। और अगर क्वेश्चन बोले कि कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट निकालो, तो मतलब डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट प्लस ऑपरेटर वेजेस, जो मशीन को ऑपरेट कर रहा है उसका वेजेस भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट में फिक्स्ड वाला भी लेंगे, वेरिएबल वाला भी, इसमें भी लेंगे फिक्स्ड और वेरिएबल, और ये सब मिला के हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर। ठीक है, तो देखो कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट अगर क्वेश्चन कैलकुलेट करने बोले तो हमें डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट, ऑपरेटर वेजेस सब लेना है। डायरेक्ट ओवरहेड में दो पार्ट होता है, फिक्स्ड वेरिएबल, इनडायरेक्ट में भी दो पार्ट फिक्स्ड वेरिएबल, वो भी लेना है। अगर सिंपल बोला तो ऑपरेटर वेजेस को छोड़ के बाकी सब लेना है, जैसा हम लोग कंप्रीहेंसिव में करते हैं। और अगर डायरेक्ट मशीन आवर रेट निकालने बोल दिया तो सिर्फ डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट लेना है, इनडायरेक्ट का कुछ भी नहीं लेना है, फिक्स्ड और वेरिएबल डायरेक्ट का दोनों। अच्छा, अब यहाँ पर जो मैंने लिखा था ना इफेक्टिव मशीन आवर रेट, यहाँ पर मैंने लिखा था कि जिस समय पे मशीन काम करेगा, तो और माइनस किया था नॉर्मल आइडल टाइम। अब ये नॉर्मल आइडल टाइम के नीचे एक नोट लिख देते हैं, अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज स्टेटेड। अगर जगह नहीं है तो नीचे कहीं पर नोट बोल के लिख सकते हैं, नॉर्मल आइडल टाइम फिर नोट बोल के लिख, अनलेस एंड अदरवाइज, अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज stated, this has to be considered as unproductive time। तो जब तक हमें ना बोलते तो ये नॉर्मल आइडल टाइम हम लोग हमेशा अनप्रोडक्टिव मानेंगे। अगर कभी क्वेश्चन में बोल दे कि नॉर्मल आइडल टाइम में भी काम होता है, तो ही हम लोग कंसिडर करेंगे काम होता है, नहीं तो नहीं कंसिडर। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज होता है कि कभी कभी डेप्रिसिएशन को फिक्स्ड मानने के लिए बोला गया है, कभी वेरिएबल मानने के लिए बोला गया है। डेप्रिसिएशन का मतलब जैसे देखो यहाँ डेप्रिसिएशन का खर्चा या यहाँ मतलब डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट है, इनडायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट में, तो डेप्रिसिएशन को लेके यहाँ एक नोट लिख देंगे। तो डेप्रिसिएशन फिक्स्ड भी मानते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं तो कभी कभी वेरिएबल भी मान लेते हैं। नॉर्मली तो हमें ये लगता है कि डेप्रिसिएशन है तो फिक्स्ड ही है। तो देखो अगर वेरिएबल कब होगा, अगर यूसेज बेसिस पे डेप्रिसिएशन लग रहा है तो हम लोग उसे वेरिएबल मान सकते हैं। और फिक्स्ड कब होगा, जब हमें
स्ट्रेट लाइन मेथड से करने के लिए बोला गया है या WDV मेथड से करने के लिए बोला गया है, यानी कि परसेंटेज गिवन है क्वेश्चन में। तो अब तुम लोग सोचोगे कि WDV में फिक्स्ड का वो तो बदल जा रहा है, यहाँ पर फिक्स्ड का मतलब वो नहीं है कि वैल्यू बदल जा रहा है, ये मेथड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर फिक्स्ड का मतलब मशीन चले या ना चले डेप्रिसिएशन लगेगा तो फिक्स्ड हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बोल रहे यूज के ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो मशीन अगर यूज नहीं कर रहे तो डेप्रिसिएशन नहीं अप्लाई कर रहे तो फिर वो वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पर वेरिएबल का मतलब अलग हो गया। ठीक है, अब इतना हम लोगों ने किया तो एक क्वेश्चन करते हैं, इलास्ट्रेशन 6। कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर, मशीन आवर रेट को कैलकुलेट करने के लिए पर्टिकुलर्स पर मंथ पर आवर हम दिखा देते क्वेश्चन। ठीक, थोड़ा सा याद था क्वेश्चन तो मैंने कॉलम बना। देखो क्या बोला है, एंड में पहले पढ़ के देख लेते हैं। स्टार्टिंग में बोला a machine costing 1 crore is expected to run for 10 years. Machine 10 years चलेगा. At the end of this period, its scrap value is likely to be 9 lakh. हो रहा है, इसको जब बेचने जाएंगे तो 9 लाख मिलेगा. Repairs during the whole life of the machine are expected to be 18 lakh. अब देखो ये जो डेटा दे दिया है, कॉस्ट, स्क्रैप, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, इससे पता चल रहा है कि हमें शायद SLM मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो अवेलेबिलिटी है वो हमें डेप्रिसिएशन मेथड, डेप्रिसिएशन में SLM मेथड को चार्ज करने के लिए बोल रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग डेप्रिसिएशन को फिक्स्ड खर्चे में देखेंगे। फिर बोल रहा है रिपेयर ड्यूरिंग द होल लाइफ ऑफ द ईयर, होल लाइफ ऑफ द मशीन आर एक्सपेक्टेड टू बी 18 लाख। बोल रहा है कि रिपेयर जो है वो 18 लाख है होल लाइफ। तो लाइफ कितना है 10 ईयर्स, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो पर एनम का हमें पता चल जाएगा एक एक साल का कितना होगा। ठीक है, एंड द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन 4380 आवर्स पर ईयर ऑन एन एवरेज। तो ईयरली मशीन इतना घंटा चलेगा। इट्स इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज 15 यूनिट पर आवर, द रेट पर यूनिट बीइंग 5। मतलब एक घंटे में 15 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और एक यूनिट का बिल आता है 5 रुपए। ठीक है, the machine occupies 1/4 of the area of the department and has 2 points out of the total 10 for lighting. तो 2 लाइट पॉइंट ये यहाँ इस मशीन के लिए यूज होता है। The foreman has to devote about 1/6 of his time to machine. The monthly rent of the department is 30,000 and the lighting charges amount to 8,000 per month. The foreman is paid a monthly salary of 19,200. Find out the machine hour rate. Assuming insurance is 1% per annum on 1 crore and the expenses on oil etc. are 900 per month. तो हम लोग को मशीन आवर रेट निकालने बोला है। तो हम लोग को देखो, हम लोग को ये नहीं बोला है कि सिंपल निकालो, कम्प्रीहेंसिव निकालो। कम्प्रीहेंसिव बोल भी नहीं सकता है, मशीन को ऑपरेट करने वाले लोगों का कुछ खर्चा हमें बोला नहीं है, हमें सिंपल भी नहीं बोला, हमें बोला सिर्फ मशीन आवर रेट। मतलब हमें डायरेक्ट मशीन आवर रेट कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, मशीन के सारे खर्चे को फिक्स्ड और वेरिएबल में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें डिप्रिशिएशन मिला फिक्स्ड में, डिप्रिशिएशन। अब हम लोग पर मंथ क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि देखो हमें जो मशीन चलता है वो पर ईयर ही दे रखा है। ठीक है, हम लोग चाहे तो उसे जो है ईयरली भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, जैसा करना चाहिए, ईयर या मंथ दोनों में ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब हम मंथली कर ले रहे हैं, तो डिप्रिशिएशन हो जाएगा 1 करोड़ -9 लाख डिवाइडेड बाई 10 करने से पर ईयर को डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो पर मंथ का आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा वो देखना पड़ेगा। डिप्रिशिएशन के बाद है रिपेयर्स, तो रिपेयर्स को हम लोग वेरिएबल में लेंगे, लगभग इतना जगह छोड़ दी, वेरिएबल और रनिंग।
रिपेयर 18 लाख पूरे लाइफ में मशीन का रिपेयर्स का खर्चा है, तो डिवाइडेड बाई 10 और डिवाइडेड बाई 12 करने से पता चल जाएगा कि पर मंथ का कितना है। रिपेयर के बाद हो गया मशीन एक्सपेक्टेड टू रन 4380 आवर्स। ठीक है, तो फिर इसका एक वर्किंग नोट बना लेंगे। टोटल आवर्स पर एनम मशीन रन 4380 आवर्स। अब इससे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा टोटल खर्चे को, तो मुझे मशीन आवर रेट पता चलेगा, लेकिन मुझे मंथली निकाल लेना चाहिए क्योंकि हम सारी डेटा को मंथली ट्रांसफर किए। तो मशीन रन पर मंथ 4380 आवर्स फॉर 12 मंथ्स, तो डिवाइडेड बाय 12 करने से पता चल जाएगा पर मंथ कितना। तो अब यहाँ कैलकुलेट कर लेते 365 आवर्स पर मंथ। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी ये तो वेरिएबल हो जाएगा, मशीन नहीं चलेगा तो नहीं करवाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नहीं देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बोला है 15 यूनिट्स पर आवर, 1 घंटे का 15 यूनिट बनाने में 1 घंटा लगता है, और 1 यूनिट बनने में 5 रुपए। 1 यूनिट बिजली अगर यूज होता है, 1 यूनिट अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है तो 5 रुपीज का खर्चा होता है। ठीक है, तो अगर 15 यूनिट्स पर आवर, 1 घंटे में 15 यूनिट्स जो है बिजली यूज होता है, तो एक 1 आवर में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है 50 यूनिट्स। ठीक है, और 1 यूनिट पे 1 यूनिट खर्चा होने से 5 रुपीज पे करना पड़ता है। तो 15 यूनिट्स होने से 15 × 5 75 रुपीज का खर्चा होता है 1 घंटा मशीन चलने से। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5 पर यूनिट। तो ये मेरा डायरेक्टली पर आवर पे आंसर आ जाएगा, तो मुझे पर मंथ पे इसे कन्वर्ट करने का जरूरत है। ठीक है, मुझे तो पर आवर ही चाहिए, तो फिर जो पर आवर में निकल जाएगा उसको मंथली में ट्रांसफर नहीं करेंगे। मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 एरिया ऑफ द डिपार्टमेंट एंड हैज 2 लाइट पॉइंट। अच्छा, मशीन में लाइट पॉइंट यूज होगा, तो लाइट चार्जेस, तो लाइट चार्जेस को हम लोग वेरिएबल नहीं लेते, फिक्स्ड लेते हैं। उसका रीजन ये है कि मशीन चले या ना चले, कभी कभी लाइट तो जलते रहता है ना, तो लाइट पॉइंट्स का यूज ऐसा नहीं कि सिर्फ मशीन के लिए ही जरूरत होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग फिक्स देते हैं। 2 लाइट पॉइंट का यूज होगा। अच्छा, 2 लाइट पॉइंट्स। अब लाइट का चार्जेस नीचे दे दिया था, ये रहा 8000 पर मंथ। तो 8000 जो है वो हम लोग का खर्चा हो रहा है कितने लाइट पॉइंट्स के लिए? 10 लाइट पॉइंट्स के लिए, जिसमें से इस मशीन पे 2 ही लाइट पॉइंट यूज होगा, 2 आउट ऑफ 2। ये हो गया 80 × 2, कितना हो जाएगा 1600 पर मंथ। सो लाइटिंग के बाद यहाँ पर फोरमैन हैज टू डिवोट 1/6 ऑफ हिज टाइम टू मशीन, तो फोरमैन सैलरी 1/6, उसके सैलरी का 1/6 हम लोग अप्रोचमेंट कर पाएंगे। द मंथली रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट 30,000, लाइटिंग द फोरमैन इज पेड मंथली 19,200, मंथली 19,200, जिसमें से 1/6 जाएगा इधर, और रेंट था 3200, 1 करोड़ माइनस 9 लाख डिवाइडेड बाई 10, 75,833। अब रेंट का मंथली रेंट है 30,000, तो ऑक्यूपाई कर रखा है इस मशीन ने पूरे फ्लोर स्पेस का 1/4, यहाँ पर 1/4, तो 1/4 रेंट चार्ज करें। और लास्ट हो जाएगा ये इंश्योरेंस 1%।
1 करोड़ का 1%, ये पूरे 1 साल का डिवाइडेड बाय 10 लाख 83,333 1 लाख 1.4 और ऑयल का खर्च expenses and the expenses on oil etc are 900 per month. ऑयल का हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं 900 इधर फिक्स्ड कितना हो जाए 75,833 plus 1,600 plus 3,200 plus 7,500 plus 8,333 96,466 ये हो गया। अब डिवाइड कर देंगे ये 365 64.2 वाला 18 लाख डिवाइडेड बाई 10 मतलब 1,18,000 डिवाइडेड बाई 12 15,000 15,000 और ये इंडिविजुअली डिवाइड कर देते हैं डिवाइडेड बाई 360 41.10 900 divided by 360 2.47 ऐड करना प्लस 75 प्लस 41.1 प्लस 264.382.86 machine hour इसके बाद इलास्ट्रेशन 7 क्वेश्चन 5 ये सब हम लोग कर सकते हैं। ठीक है आज इतना ही करते बाकी